नमस्कार। देशज के खास आयोजन गल्प गोई में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं आज की मेहमान कथाकार क्षमा शर्मा जी का। मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि क्षमा मैम ने हम लोगों का आग्रह स्वीकार किया और गल्प गोई में वो कहानी पाठ करने के लिए आई हैं। हिंदी में बहुत कम ऐसे रचनाकार हैं जो एक साथ बच्चों के लिए भी लिख रहे हों और वयस्कों के लिए भी लिख रहे हों। हिंदी में अमूमन जो साहित्यकार हैं वो बच्चों के लिए नहीं लिखते और इस लिहाज से बांग्ला जैसी भाषाओं की तुलना में हिंदी कमतर साबित होती है। तो क्षमा मैम जैसे लोगों का जो प्रयास है वह बच्चों के लिए बाल साहित्य लिखना और फिर इसके अलावा जो जैसे बाकी लोग लिख रहे हैं, बाकी साहित्यकार लिख रहे हैं, वैसे लिखना एक अलग आयाम की तरफ संकेतित करता है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं क्षमा मैम का। क्षमा मैम के 10 से अधिक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 4 उपन्यास छप चुका है और 5 विमर्शों से संबंधित किताबें प्रकाशित हुई हैं। स्त्री विमर्श की पैरोकार क्षमा शर्मा के 17 बाल उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, 14 बाल कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा 20 क्लासिक पुस्तकें जो बच्चों के लिए दुनिया भर में लिखी गई हैं, उनका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है। क्षमा मैम ने गांव की बेटी नाम से एक टेलीफिल्म बनाई है, लिखा है उसे, और इनकी एक कहानी रास्ता छोड़ो डार्लिंग पर दूरदर्शन ने फिल्म बनाई है जिसकी पर्याप्त सराहना हुई है। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हिंदी की वरिष्ठ कथाकार क्षमा शर्मा का। देशज की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी कहानी सुनाएं। क्षमा शर्मा। इसका शीर्षक है डरपोक। निकिता ने ही लड़ाई की थी और वही रूठ कर गई थी और अब वो ही फोन कर रही थी। अब इतने साल बाद आखिर क्यों? क्या चाहिए? कौन सी ऐसी बात है जो रह गई? सौरभ ने सोचा और फोन नहीं उठाया। अब भी कभी कभार वो निकिता के बारे में पूछता है, उसकी फेसबुक प्रोफाइल भी खोल कर देखता है, मगर वो ब्लॉक। इन 7 सालों में कोई बात, कोई संपर्क, यहाँ तक कि एक मैसेज का भी लेन देन नहीं हुआ निकिता की तरफ से। सौरभ को हमेशा लगता कि शायद हर संबंध की एक उम्र होती है, कोई 2 साल, कोई 2 महीने, तो कोई बस 2 दिन ही। जीवन भर चलने वाले संबंध बहुत कम होते हैं इन दिनों। नए मुहावरों में तो इसे आउटग्रो करना कहते हैं। निकिता के साथ संबंध भी शायद ऐसा ही रहा होगा। कई बार फोन करने के बाद जब सौरभ ने फोन नहीं उठाया तो निकिता का मैसेज आया था, अभी तक नाराज हो? उसका भी जवाब नहीं दिया। तो फिर लिखा, पूछोगे नहीं कि कैसी हूँ? हाँ, नहीं पूछूंगा। क्यों पूछूं? तूने पूछा है आज तक? गुस्सा आ गया सौरभ को। जबरदस्ती है कोई? वो ऐसा करे तो पुलिस में शिकायत हो जाए कि एक लड़की के पीछे पड़ा है। लड़कियां ये क्यों सोचती हैं कि वो किसी लड़के को जब चाहे तब लात मार दें, छोड़कर चली जाएं, बदनाम करें, देख भी लें तो मुंह फेर लें, और लड़कों से चाहें कि वे कभी न बदलें, वैसे ही रहें जैसा कि छोड़कर जाने से पहले थे। हालांकि शुरुआती गुस्से के बाद सौरभ को महसूस हुआ कि इतने साल पुरानी बातों पर बेकार में गुस्सा कर रहा है। बीते हुए साल न वापस आ सकते हैं, न उन्हें पहले की तरह जिया जा सकता है, न कुछ बदला जा सकता है। कितना कुछ तो गुजरा सौरभ की जिंदगी में इन 7 सालों में। पिता की एक्सीडेंट से मृत्यु, उनके 2 महीने बाद माँ का चले जाना। ऐसे में जब भी कोई सुर छेड़ने की कोशिश की तो जिंदगी का बेसुरा राग ही निकला।
निकिता को लेकर उसने न कोई सपना देखा था, न कोई उम्मीदें पाली थी। बस यही था कि साथ रहेंगे, शादी करें न करें, कुछ ज़रूर करते रहेंगे कि एक-दूसरे की ज़रूरत हमेशा महसूस करें। एक-दूसरे से उम्मीदें बिल्कुल नहीं पालेंगे, क्योंकि जिस दिन से उम्मीद जगती है, उसी दिन से शिकायतें शुरू हो जाती हैं। उनके ढेर लग जाते हैं। लेकिन जैसा सोचो उसके विपरीत जीवन में अक्सर कितना कुछ घट जाता है, संभलने का मौका दिए बिना। उस दिन अजीब सा मौसम था, आसमान पर पीली धूल छाई हुई थी, आंधी का पता देते। पार्क में बैठे बातों बातों में निकिता ने कहा था, हम शादी कब कर रहे हैं? सौरभ ने उसके लहराते दुपट्टे का सिरा पकड़ते हुए कहा, अरे जब तुम कहो। वैसे बात तो ये थी कि शादी वादी करने की जरूरत ही क्या है, जब यूं ही रह सकते हैं। नहीं जी, मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही नहीं रहना है, शादी करनी है। जब कानूनन कोई काम कर सकते हैं तो ऐसा क्यों करूं कि कोई न कोई तलवार सिर पर हमेशा लटकी रहे। मतलब मतलब क्या? कल कोई घर खरीदे तो कैसे? नॉमिनेशन किसका? बच्चा हो जाए तो उसके राइट्स क्या हों? ओफो निकिता, इतनी दूर की सोचने की भी जरूरत नहीं है। शादी करना ऐसी कौन सी बड़ी बात है? चलो कोर्ट या मंदिर में अभी कर लेते हैं। सौरभ ने हंसते हुए कहा था। कोर्ट और मंदिर में? मुझे नहीं करनी ऐसी रौंदू शादी। बिना ढोल तमाशे के शादी तो वैसी ही हुई ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। निकिता ने हंसी उड़ाते हुए कहा था। तो क्या करना है? करना क्या है? ड्रीम वेडिंग। मतलब मतलब तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं। किसी 5 स्टार या अच्छे रिसोर्ट में करेंगे, पूरे 5 दिन सेलिब्रेट करेंगे। ला 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 ला। अरे निकिता की बात सुनकर सौरभ चकित रह गया। किसी 5 स्टार या महंगे रिसोर्ट में 5 दिन के सेलिब्रेशन का मतलब जानती हो? जानती हूँ। क्या? करोड़ों। एक शादी पर करोड़ों, फिर बाकी की जिंदगी का क्या होगा? सौरभ बोला। जो हो, कम से कम एक इच्छा पूरी करने का अधिकार तो मुझे है ही ना। निकिता ने हल्की नाराजगी दिखाई। इच्छाएं पूरी करने का मतलब ये तो नहीं कि ऐसी इच्छा हो जो पूरी न हो सके। क्यों पूरी नहीं हो सकती? दुनिया में ऐसा क्या है जिसे करने की ठान लो तो वो हो न सके? ये ज्ञान किताबों फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है। मान लो तुमने ठान भी लिया, तो आखिर करोड़ों आएंगे कहाँ से? सौरभ परेशान सा बोला। कोशिश करने में क्या हर्ज है? हम लोन भी ले सकते हैं, हमारी नई नौकरियां हैं। लोन देगा कौन? सेविंग्स कुछ है नहीं, न कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट लोन ले सके। तो तुम्हारे मम्मी पापा का जो इतना बड़ा घर है, उसे गिरवी रख दो, जब पैसे हो जाएंगे तो छुड़ा लेंगे। निकिता, हमारे पास इतने पैसे कभी नहीं होंगे। मालूम पड़ा कि एक दिन घर भी चला गया, फिर वो घर तो उनका है, उसे गिरवी रखने का मेरा क्या अधिकार है? सौरभ को गुस्सा आने लगा था। तुमसे तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। हर बात के खिलाफ तुम्हारे पास कोई दूसरी बात है। इतनी देर से बातें ही तो कर रहे हैं। बातें कहाँ कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं। थोड़ी देर में लड़ने भी लगेंगे। क्या फायदा तुम्हारा कि बस धूमधाम से शादी की ही तो मांग कर रही हूँ। वो भी तो तुम्हारे वश का नहीं। तो तुम्हारे वश का है क्या? लाला जी का टुल्लू? सौरभ ने हंसकर कहा, यही मान लो कि मेरे वश का कुछ नहीं है। ऐसे गिव अप करने वाले आदमी से शादी तो क्या, दोस्ती करना भी गुनाह। कहते हुए निकिता ने अपना पर्स उठाया और चली गई। उसका दुपट्टा देर तक लहराता दिखता रहा, पृथ्वी पर उतरने को आतुर इंद्रधनुष सरीखा। सौरभ को लगा कि दुपट्टा बड़े बेमन से निकिता के साथ जा रहा है, वो उसे पुकार रहा। क्या मालूम सौरभ ने मुड़कर रोका होता तो रुक जाती। लेकिन अगर ऐसा ही था, वो सिर्फ उस वक्त भर का गुस्सा था, तो कभी तो फोन करती, मिलती, मनाने का कोई मौका देती। तब जबकि सौरभ ने उसे कितनी बार फोन किया था, उसके जन्मदिन पर केक भिजवाया था, मैसेज किए थे, लेकिन कभी किसी बात का जवाब नहीं। क्या किसी बात पर असहमति का मतलब संबंधों का हमेशा के लिए खत्म हो जाना होता? तो क्या किसी से असहमत होना उससे दुश्मनी मोल लेना? निकिता ने तो यही साबित किया। हालांकि कितनी बार ऐसा होता है कि दोस्त आज रूठ जाते हैं और कल मन भी जाते हैं, पर ना जाने क्यों निकिता के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सका। न सौरभ ने ज्यादा कोशिश की, न ही निकिता ने। दोनों का एवरेस्ट से ऊंचा अभिमान आड़े आ गया। धीरे धीरे स्मृतियां हमारे आसपास से उन सब चीजों को मिटा देती हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते या फिर भूल जाना चाहते हैं। निकिता के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। फिर जीवन छूटे लेते आगे बढ़ गया। सौरभ ने बहुत नानुकुर के बाद मीना से शादी कर दी थी। मीना को उसने सब कुछ बता दिया था, जिसे सुन उसने कंधे चटका कर कहा था, पास्ट इज पास्ट। दुनिया में कोई भी तो पास्ट से मुक्त नहीं।
उसे लेकर कब तक बैठे हैं? और अब इतने दिन बाद निकिता कपूर न जाने क्या चाहती है। एक शाम जब सौरभ लिफ्ट से बाहर निकल आउट गेट से जाने लगा कि निकिता झट से कूदकर सामने आ गई। कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन अब कहाँ बचकर जाओगे? कहाँ जा रहे हो? घर और कहाँ? क्यों? बड़े पत्नी भक्त हो जो शाम होते ही घर की तरफ दौड़ते हो? निकिता जोर से हंसी। मेरे कारण एक दिन लेट भी हो जाओगे तो कोई बात नहीं। क्या करता सौरभ? कैफे में जाकर निकिता ने एक कॉफी और वेज सैंडविच का ऑर्डर दिया था। फिर बोली, और क्या चल रहा है लाइफ में? सब बढ़िया है, तुम सुनाओ। मैं क्या सुनाऊं? तुम्हारे पास आते ही क्यों अगर सब ठीक चल रहा होगा? तो क्या बताऊं? हालांकि वही बताने आए। यार बात को इतना मत खींचो, जो कहना है जल्दी कहो। मुझे ये पहेलियां बुझाना कतई पसंद नहीं। सौरभ ने उसे देखते हुए कहा। उसके बालों में आगे की तरफ सफेदी झलक रही थी, जिसे उसने कलर करने का भी जतन नहीं किया था। चेहरे पर भी उम्र का बोझ उतर गया था। निकिता कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, यू नो, आई एम प्रेग्नेंट। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। इसी कारण से तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पास क्या मतलब? देखो, जिसके साथ रहती थी उसे बच्चा नहीं चाहिए। कहता है कि बच्चे के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मगर आजकल तो अकेली माँ जो चाहे सो कर सकती है। तुम्हें उसकी मदद की ऐसी क्या जरूरत है? सौरभ ने कहा। तो निकिता बोली, लेकिन जब वो बच्चे का बाप है तो उसे बच्चे से दिक्कत क्या है? इस बात का फायदा उठा रहा है कि शादी तो हुई नहीं, लिव इन में थे। एक और कॉफी पियोगी? सौरभ ने उलझन को कुछ दूर खिसकाने की कोशिश की। हाँ, पी सकती हूँ। मैं इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं तलाश पा रही थी, तो लगा तुमसे ही कुछ मदद दे दूं। ये इतनी प्राइवेट बात है कि इसमें मैं क्या कोई भी तीसरा नहीं बोल सकता। वो आदमी क्या सोच रहा है कौन जाने। न केवल सोच रहा है, तुमसे भी कुछ छिपा रहा है। सौरभ कहने लगा। तभी वेटर कॉफी रख रहा था कि कप एक उल्ट लग गया। कॉफी निकिता के कपड़ों पर गिरने से बची। वेटर सॉरी सॉरी कहकर मेज पहुंचने लगा। फिर थोड़ी देर में दूसरी कॉफी ले आया। देखो, मैं अब उस आदमी से बहस नहीं करना चाहती, बल्कि पिछले हफ्ते मैंने उससे कह दिया कि अब हम साथ नहीं रह सकते। इस तरह तो तुमने खुद ही उसे हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। सौरभ बोला, तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं किसी की पीठ पर बोझ की तरह लगकर नहीं रह सकती, और न ही कोई और मेरी पीठ पर। वैसे भी कोई रिश्ता अगर मजबूरी बन जाए तो वो रिश्ता ही क्या। पहले डर लग रहा था कि तुमसे मिलूंगी तो न जाने क्या तुम कहोगे, लेकिन बाद में सोचा कि चलो कुछ कहोगे तो सुन लूंगी, अपनी बात भी कह दूंगी। बात खत्म, तो अब चले? सौरभ उठने की तैयारी करने लगा। अरे अभी बात खत्म कहाँ हुई? पहली बात तो इतने दिनों बाद तुमसे मिलना ही था। मैंने ही सारे संपर्क तोड़े थे, तो जोड़ने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। और दूसरी बात, रुकी निकिता, दूसरी बात यह है कि इस बच्चे को मैं तुम्हारा नाम देना चाहती हूँ। मेरा नाम? क्यों भला? कैसे? ये बच्चा हर जगह तुम्हारे नाम से ही जाना जाए। अरे ये क्या बात हुई? ठीक है, बच्चा बच्चा होता है, लेकिन जब मैं उसका पिता नहीं, तो इसे मेरा नाम क्यों दोगी? कल को तो वही मुझसे हजार सवाल करेगा, जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। फिर मैं अपनी वाइफ से क्या कहूंगा? यहाँ कोई बात ही नहीं, वहाँ बिना वजह उसे भी शक करने का मौका दूं। तुम माँ बनो, ये बच्चा इस दुनिया में आए, ये तो अच्छी बात है, मगर इसकी जिम्मेदारी मेरी हो ये भी तो ठीक नहीं। सौरभ उठ खड़ा हुआ। वो जल्दी से जल्दी भागना चाहता था। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई कांड ही न हो जाए। मैं तो तुम्हें पिता बनने का मौका देने आई थी। इस अवसर का फायदा उठाना नहीं चाहते तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन रहे तुम वैसे के वैसे, डरपोक कहीं के, जैसा मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। उससे जरा भी तो नहीं बदले तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तो क्या समझते हो ये बच्चा इस दुनिया में आएगा ही नहीं? सौरभ ने नोटिस किया, उसका दिल घबराहट में तेजी से धड़क रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत आभार आपकी कहानी के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि देशज के दर्शक और श्रोता आपकी कहानी सुनेंगे और सोचेंगे इसके बारे में। आपकी कहानी हमारे समय को बेहतर बनाने
की कोशिश में लिखी गई है। आपकी कहानी सुनने के बाद श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल भी आएंगे। उनके सोचने के तरीका में कुछ चीजें जुड़ेगा और हो सकता है कि वो पहले से जो बातें सोच रहे हों उससे अतिरिक्त कुछ भिन्न देखने की आंख भी उनको मिले, उनको दृष्टि मिले और कुछ अलग भी अपने देश काल में देख पाए। मैं आप सभी श्रोताओं, दर्शकों से आग्रह करता हूं कि क्षमा शर्मा की कहानी पर आप अपनी राय, अपनी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में लिखें। एक बार हमारी कोशिश होगी कि हम लोग मैडम से आग्रह करेंगे आपके सवालों को उनसे पूछने का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, देशज की तरफ से बहुत आभार, शुक्रिया।